हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू स्टडी विद एमआर। बच्चों, आज जो है ना हम 12th क्लास का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4 करने वाले हैं। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। ठीक है, तो चलिए जरा आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन दे दूं पहले कि आपका जो सिलेबस है वो कैसा है इस बार का। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों को मैंने पहले ही बताया कि आपका जो सिलेबस है 12th पॉलिटिकल साइंस का वो चेंज हो चुका है। ठीक है, तो उसमें जो चेंजेस आए हैं तो वो थर्ड जो आपका चैप्टर हुआ करता था अमेरिकी वर्चस्व वाला, वो पूरा डिलीट कर दिया गया है। लेकिन उसके जो टॉपिक्स हैं वो अभी भी आपको पढ़ने हैं। वो टॉपिक्स कौन कौन से हैं, जैसे कि देख सकते हैं आप यहाँ पर लिखा हुआ है यूनिपोलर वर्ल्ड। यूनिपोलर का वर्ल्ड का मतलब क्या होता है? एक ध्रुवीय विश्व। अब ये एक ध्रुवीय विश्व बना कैसे, क्यों बना, ये सारी चीज़ें अमेरिका के बारे में ही जो आपको सेकंड चैप्टर के अंदर दे दिया गया है। ठीक है, ये तो जब आपकी बुक पब्लिश होगी तब वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि अमेरिका का जो कौन कौन सा जो पोर्शन है, वो कंटेंट जो भी है वो कौन कौन सा उसमें कवर किया गया है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए जो मैंने आपका थर्ड जो चैप्टर है वो मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, तो उसी को अगर आप देख लेंगे तो ये सारे जो टॉपिक्स है ना, यूनिपोलर हो गया, ये डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स हो गया, डेमोक्रेटाइजेशन हो गया, ये सारे के सारे जो है आपको उसी में ही मिल जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं जरा इनकी मिडल ईस्ट क्राइसिस। ठीक है, अफगानिस्तान के बारे में, ये गल्फ वॉर है, ये भी थर्ड चैप्टर के अंदर आपको करा दिया गया है। ठीक है, और आपका जो CIS है और ये जो अरब स्प्रिंग है, इसको जो है ना हम एक नई सीरीज़ के माध्यम से अब इन सबको जो हम कवर करेंगे। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। और यहाँ आज का जो हमारा चैप्टर है वो है थर्ड चैप्टर, और वैसे अगर पुराने सिलेबस के हिसाब से देखोगे तो वो फोर्थ चैप्टर कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ का जो आपका फोर्थ चैप्टर है वो है न्यू सेंटर्स ऑफ पावर, मतलब सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। ठीक है, तो जो आपका ओल्ड वो जो सिलेबस हुआ करता था उसके अंदर आपको जो है ना जो संगठन है उन संगठनों में से यूरोपीय संघ, ठीक है, आसियान और सार्क, तो आपको पांचवा चैप्टर है। ठीक है, उसको उसमें पढ़ेंगे हम। यूरोपियन, आसियान और चाइना के बारे में ज़्यादातर हम उसमें पढ़ते हैं। जो आपका प्रीवियस ईयर जो ओल्ड जो सिलेबस है उसके अंदर ये तीन जो संगठन है इसको पढ़ना पड़ता था। मतलब बेसिकली दो संगठन ये हो गए और एक देश को जो वहाँ पर पढ़ना पड़ता था सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में। ठीक है, लेकिन जो आपका नया सिलेबस है इसके अंदर क्या क्या मेंशन किया, क्या क्या और ऐड कर दिया गया है, इसमें जो है ना ब्रिक्स भी ऐड कर दिया गया है। ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट। और हाँ, सच में यही बात सच भी है कि अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती देने में ब्रिक्स जो है काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुका है। ठीक है, और रशिया को यहाँ पर एक एज अ नेशन के रूप में दिखाया गया। इजराइल इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इजराइल के बारे में अब तक बच्चों ने कहीं पर भी नहीं पढ़ा है। ठीक है, और इस साल जो है आपको इजराइल भी पढ़ना पड़ेगा कि कैसे जो है ये एक न्यू सेंटर ऑफ पावर के रूप में उभर करके आ रहा है। ठीक है, और इंडिया के बारे में तो आपको पढ़ना ही पड़ना है क्योंकि आप इंडियन पीपल हो, तो आपको पता होना चाहिए आपके बारे अपने अपने बारे में कि किस प्रकार से हम भी जो है एक न्यू सेंटर्स ऑफ पावर के रूप में उभर करके आ रहे हैं। ठीक है, तो फिलहाल जो मेरा ये जो हमारा वीडियो होगा, इस वीडियो के अंदर तो फिलहाल हम पहले यूरोपीय संघ, आसियान के बारे में और चाइना को जो है ना कवर करेंगे, क्योंकि ये जो तीन टॉपिक है ये आपके प्रीवियस जो आपका ओल्ड सिलेबस हुआ करता था उसमें था ये। ठीक है, तो इस सब चीज़ों को मैं अपने इसी वीडियो के अंदर कवर कराऊंगा जो चलेगा। ठीक है, और जो आपकी नई जो टॉपिक की जो सीरीज़ होगी वो अलग से उन सब के अंदर मैं आपको ब्रिक्स, रसिया और इसराइल के बारे में और ये इंडिया के बारे में उसके अंदर आपको करवाऊँगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आप सही से कोरिलेट कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपके चैप्टर का नाम है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। बच्चों, ये जो सत्ता के वैकल्पिक केंद्र है इसका मतलब क्या होता है, बेसिकली पहले आपको ये समझना जरूरी है। ठीक है, देखिए जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि दो ध्रुवीयता का जो अंत है वो 1991 के अंदर होता है। ठीक है, आप लोगों को पता है ना कि दो ध्रुवीयता का जो अंत है वो 1991 के अंदर होता है, जिसके बाद से अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत हो जाती है। तो यहाँ इस चैप्टर के अंदर जो आपका फोर्थ चैप्टर है इसके अंदर आपको यही पढ़ना है कि जो अमेरिकी वर्चस्व है उसको चुनौती देने के लिए कौन कौन से संगठन या फिर कौन कौन से जो देश हैं वो आगे बढ़ करके आ रहे हैं अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती देने में। ठीक है, तो बेसिकली हमको यहाँ पर देखना है कि पूरे विश्व में ऐसे कौन कौन से संगठन हैं या देश हैं जो सत्ता के एक अलग से वैकल्पिक केंद्र बन सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप चैप्टर का नाम ही पढ़ सकते हैं, वैकल्पिक केंद्र, मतलब एक अलग से अल्टरनेटिव आ रहा है। ठीक है, और आपका जो नया सिलेबस है उसके अंदर लिखा भी गया है कि न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। ठीक है, तो पता होना चाहिए आपको कि न्यू सेंटर्स ऑफ पावर अब किन किन को कहा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करें इस चैप्टर के जो कंटेंट है कि इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे क्या क्या, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मैं जरा दिखा दूँ शॉर्ट फॉर्म में। सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा कि यूरोपीय संघ क्या है, क्यों है। ठीक है, इसके कौन कौन से पहले क्या रूप हुआ करता था, ये सारे सारे चारों रूपों को पढ़ाऊँगा। उसके बाद दिखाऊँगा आपको कि विश्व राजनीति में यूरोपीय संघ की जो प्रभावी भूमिका है वो क्या है और यूरोपीय संघ की कौन कौन सी कमियाँ हैं।
ये 3 टॉपिक्स को तो जो है आज मैं इसी वीडियो के अंदर कवर करूँगा। आसियान और आसियान के 3 स्तंभ के बारे में आपका सेकंड पार्ट होगा, और ये चाइना के ऊपर जो है आपका थर्ड पार्ट होगा, ठीक है। और जो नई सीरीज़ आएगी उसके अंदर जो है आपको मैं रशिया, इजराइल हो गया, ठीक है, ब्रिक्स हो गया, इनके बारे में वहाँ पर कवर कराऊँगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट पर अब देखते जरा, नेक्स्ट पेज पे देखिए। सबसे पहला जो आपका संगठन है वो है यूरोपीय संघ। बच्चों जैसे कि आप लोगों को पता होगा, जो यूरोपीय संघ है, आपको पता होगा कि जो यूरोपीय महाद्वीप है वहाँ से मिल करके जो है बना है। बेसिकली यूरोपीय संघ के अंदर आज के समय पे टोटल 27 नेशंस हैं, ठीक है, 27 देश हैं, ठीक है। अब ये देश इसमें शामिल क्यों हुए, क्या है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इस सब चीज़ों का, इसको मैं यहाँ पर अभी बताने वाला हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, जो आपका द्वितीय विश्व युद्ध है जो 1939 से लेकर के 1945 तक चला था, उसके अंदर जो है यूरोप को, यूरोपीय महाद्वीप के जितने भी देश हैं उनको बहुत ही ज़्यादा क्षति पहुंची थी, और यही क्षति पहुंचने का कारण है जिससे कि अमेरिका आज वर्चस्व अपना दिखा पा रहा है, ठीक है। यदि अगर वहाँ पर यूरोप के देशों को अगर क्षति नहीं पहुंची होती तो पक्का है, ऑब्वियस है कि कोई ना कोई जो यूरोप का देश है वो अमेरिका को टक्कर दे सकता था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा, तो दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो उसके पश्चात जो है यूरोप का जो आर्थिक ढांचा है वो नष्ट हो गया था, ठीक है, अस्त व्यस्त हो गया था। पूरा का पूरा जो आर्थिक ढांचा है वो अस्त व्यस्त हो गया था। इस अवसर पर क्या हुआ कि जो अमेरिका है वो चाहता था कि यूरोप को साम्यवाद के प्रसार से जो है ना, साम्यवाद के प्रभाव से रोका जाए, क्योंकि यूरोप को ऑब्वियसली उस समय पर हेल्प चाहिए थी, और यदि यूएसएसआर उस समय पर उनकी हेल्प कर देता तो ऑब्वियसली यूएसएसआर जो है लीडर बन जाता यूरोपीय संघ का, यूरोप महाद्वीप के देशों का। लेकिन यहाँ पर अमेरिका ने एक नई अपॉर्चुनिटी उठाई, उन्होंने एक अवसर, उस अवसर पर जो है उन्होंने क्या करा, अमेरिका के एक राष्ट्रपति थे ट्रूमैन, उन्होंने जो है ना एक ट्रूमैन सिद्धांत को जो है अपनाया। अब ये ट्रूमैन सिद्धांत का मतलब क्या है, बेसिकली यहाँ पर बच्चों याद रखना, 2 क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम के अंदर, ट्रूमैन सिद्धांत और मार्शल प्लान या योजना के बारे में, ठीक है। तो ट्रूमैन सिद्धांत पहले आपको यहाँ पर बता दूं मैं कि जो ट्रूमैन सिद्धांत है ना, ये अमेरिका के एक राष्ट्रपति थे जिन्होंने ये एक पॉलिसी अपनाई थी, एक नीति अपनाई थी। ये किस प्रकार की नीति थी, ये नीति यह थी कि यूरोप में जो देश है ना उनको जो है समाजवाद के प्रसार से या फिर साम्यवाद के प्रसार से जो है उनको रोकना है, ठीक है। और इसी नीति के तहत जो है जो अमेरिका का जो एक विदेश मंत्री थे जॉर्ज मार्शल, उन्होंने जो है ना 1947 के अंदर यूरोपीय उत्थान कार्यक्रम प्रस्तुत किया, और इसी के तहत जो है 1948 में, ठीक है, मार्शल योजना के तहत ही जो है 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन का निर्माण किया। याद रखिएगा, यूरोप की जो अर्थव्यवस्था वो नष्ट हो चुकी थी, उसको दोबारा से बनाने के लिए, उसको दोबारा से व्यवस्थित या उसको रीबिल्ड करने के लिए जॉन मार्शल जो वहाँ के विदेश मंत्री थे, उन्होंने एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया, यूरोपीय उत्थान कार्यक्रम, जिसके तहत जो है लगभग $17 मिलियन जो है यूरोप के देशों को दिया गया, जिसके वजह से जो है 1948 के अंदर मार्शल योजना के तहत यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन जो है 1948 के अंदर स्थापित किया गया, ठीक है। तो चलिए आपका अगला देखते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे कि आप लोगों को पता है, अभी आपने यहाँ पर देखा कि यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन का जो है स्थापना होता है 1948 के अंदर। अब बेसिकली अगर देखा जाए तो यूरोपीय संघ की जो स्थापना का जो बोलते हैं ना, पहली जो नींव जो पड़ी थी वो यही है, 1948 में ही पहली जो है नींव पड़ चुकी है यूरोपीय संघ की, ठीक है। यूरोपीय संघ की स्थापना तो बेसिकली 1992 के अंदर होती है, बट यूरोपीय संघ के जो देश हैं वो आपस में मिल रहे थे, उनका जो मिलने का जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना वो यहाँ से है, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन से, ठीक है, जिसके तहत जो है जिसने जो है मार्शल योजना के तहत जो है ये संगठन बनाया गया था उस समय पर, ठीक है। तो चलिए आपका सेकंड दिखाता हूँ। बेसिकली क्या है ना कि यूरोपीय संघ बनने के पीछे 3 समुदाय और थे, मतलब 3 बार वो पहले अपना नाम चेंज करते रहे, और लास्ट में जाकर के मास्ट्रिक्ट संधि के तहत जो है यूरोपीय संघ का जो है नाम स्थापना उन्होंने की थी, ठीक है। तो बेसिकली पहले आपको जो है सेकेंड और थर्ड नंबर का ही बता दूं कि 1949 के अंदर यूरोप के 10 देशों ने मिल करके यूरोपीय परिषद का जो है गठन किया, ठीक है। और इस परिषद का गठन करने का उद्देश्य क्या था कि आर्थिक रूप से यूरोप के अंदर एकीकरण की जो है भावना लेकर के आई जाए, ठीक है। और जो आपका जो थर्ड जो बनाया गया था वो ये था कि 1957 के अंदर 6 देशों ने रोम की संधि के माध्यम से यूरोपीय आर्थिक समुदाय का गठन किया, ठीक है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले जो 1948 के अंदर वो बना, ठीक है, 1939 के अंदर यूरोपीय परिषद बना, फिर 1957 के अंदर ये यूरोपीय आर्थिक समुदाय बना, और फिर जो है लास्ट में जाकर के यूरोपीय संघ की स्थापना होती है 1992 के अंदर मास्ट्रिक्ट संधि के तहत, ठीक है। तो याद रखिएगा बच्चों, आपसे क्वेश्चन यही ट्रिकी बनता है कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी, तो आप गलती से ये मत बोल देना कि 1948 में हुई थी,
ये हुई थी 1992 के अंदर, ठीक है। तो इन सभी के नाम आपको याद करने पड़ेंगे कि क्योंकि आपके ये बुक के अंदर दे रखा है, ठीक है। तो चलिए आपका नेक्स्ट पोर्शन देखते हैं। अगली जो चीज़ है वो आपको ये देखनी है कि यूरोपीय संघ के जो सदस्य हैं वो कितने हैं, उनके जो सदस्य हैं वो किस हिसाब से बढ़ते रहे हैं, इस सब चीज़ों को आपको यहाँ पर देखना है। अगर हम 1995 तक की बात करें ना, तो उस समय पर जो है 15 राज्य हुआ करते थे, ठीक है। और फिर धीरे धीरे करते करते और भी राज्य जुड़ते गए, ठीक है। और फिर 2004 के अंदर कुछ ऐसे राज्य जुड़े जो कभी यूरोपीय संघ का भी पार्ट हुआ करते थे, जैसे कि इस्तोनिया हो गया, हंगरी हो गया, लातविया हो गया, प्लस और भी जो अन्य सदस्य है वो जुड़ते गए, जिसके साथ जो है 2004 तक उनके जो सदस्यों की संख्या है वो 25 हो गई, ठीक है। और 2007 के अंदर बल्गारिया और रोमानिया भी जुड़ गए, जिसके वजह से इनकी सदस्य संख्या 27 होगी, और आज भी जो है ये 27 ही है, ठीक है। ये आपको याद रखना है बस, ठीक है। अब चलिए जरा यूरोपीय संघ की कुछ खास बातें देखते हैं। वो क्या है, उनका सबसे पहला तो झंडा है, उनका खुद का अपना संविधान भी है, ठीक है। और यही चीज़ें हैं जो कि यूरोपीय संघ को एक प्रभावी एक संगठन के रूप में बनाती भी है। सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं प्रभावी संगठन क्या है क्या नहीं है, इसको मैं आपको नेक्स्ट इसमें स्लाइड में जरा करवाऊंगा, ठीक है। तो इसका जरा झंडे के बारे में देख लेते हैं। इसके झंडे को आपने देखा होगा कि 12 सितारे यहाँ पर ऐसे करके गोल गोल जो है बन रखे हैं, ठीक है। ये 12 सितारे जो है सोने के हैं, ठीक है, जो कि एक सर्कल में है, एक चक्र में है, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने बेसिकली 12 सितारे लेने का मतलब क्या है, उनके यहाँ पर जो एक पारंपरिक रूप से ना 12 सितारे को पूर्णता, समग्रता और एकता का प्रतीक जो है माना जाता है, और इसीलिए जो है 12 सितारे को उन्होंने एक एज अपना झंडे के रूप में इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो चलिए आपका अगला देखते हैं क्या कि यूरोपीय संघ के उद्देश्य क्या थे। बच्चों याद रखना, बहुत से संगठनों के उद्देश्य पूछे जाएंगे, ठीक है। जैसे यूएनओ का पूछ ले जाएंगे, तो आसियान का भी कभी पूछ ले जाएंगे, ठीक है। तो लगभग अगर देखें तो बहुत से ऐसे संगठन हैं जिनके समान उद्देश्य हैं बनाने के, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली पूछने की बात ये की जा रही है कि यूरोपीय संघ को बनाने के पीछे क्या उद्देश्य था, ये क्या कारण थे। तो आप बोल सकते हैं आर्थिक एकीकरण लाना था, ठीक है, कृषि व्यवस्था को सुधार करना था, ठीक है, साझी विदेश नीति बनाना था, ठीक है, जिससे कि इस क्षेत्र के अंदर जो है शांति बनाए रखी जा सके, अमीर और गरीब की खाई दूर करना था, पर्यावरण में सुधार करना था। ये सारे पॉइंट जो है ना आप हर एक संगठन के उद्देश्य के अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई वो ज़्यादा है नहीं। तो इसको तो मैंने इसलिए ऐसे ही डाल दिया कि आप एक बार देख लें कि यूरोपीय संघ के उद्देश्य भी हैं, ठीक है। अगला आपका जो टॉपिक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये आपका जो है ना 6 मार्क्स के अंदर आपके क्वेश्चन पेपर में आता भी है बहुत बार, ठीक है। ये वाला आता है, नहीं तो आपके वो 3 स्तंभ वाला आता है, आसियान के 3 स्तंभ कौन से, इनके बारे में आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। ये वाला आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। ये वाला जो क्वेश्चन आपका कभी कभी 4 मार्क्स के अंदर आता है, कभी 6 मार्क्स के अंदर आता है। अगर ये वाला जो क्वेश्चन है 6 मार्क्स के अंदर आए, तो आप कुछ ना इस तरह से स्ट्रक्चर बना करके लिखिएगा, आपको सही बता रहा हूँ पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे आपको समय पर, ठीक है। और यदि आपको केवल 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप बिना हेडिंग दिए डायरेक्ट जो है एक साझा बाजार है, सकल घरेलू उत्पादन है, ये सारा डाल देंगे, तो भी आपको जो है 4 मार्क्स ऑलमोस्ट मिल ही जाएंगे, ठीक है। अब चलिए जरा आपको यहाँ पर एक टॉपिक का मतलब समझा दूँ पहले क्या है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, यूरोपीय संघ की बनने की जो शुरुआत है 1948 से लेकर के 1992 तक जो है समाप्त होती है। आज के समय पर यूरोपीय संघ जो है एक बहुआयामी संगठन बन चुका है, जिसका आर्थिक और राजनीतिक और जो सैनिक और जो सांस्कृतिक है जो क्षेत्र है, उसमें जो है बहुत ही ज़बरदस्त प्रभाव देखने को मिलता है। मतलब क्या है कि आज के समय पर, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज के समय पर जो यूरोपीय संघ है वो काफ़ी हद तक जो है अपनी प्रभावी भूमिका दिखा रहा है। मतलब कि वो ना किसी कभी भी अब अमेरिका की सुनता है, क्योंकि अमेरिका ने तो उसे मानता हूँ कि बोलते हैं ना सांप नहीं, जो सांप को दूध पिलाओगे तो उल्टा सांप आपको ही डसेगा। तो यहाँ पर वही कहानी हुई है कि अमेरिका ने जो है सबसे पहले यूरोपीय संघ को वापस से रीबिल्ड किया, लेकिन बाद में जो है अमेरिका को खुद जो है यूरोपीय संघ उनको चुनौती देने में लगा पड़ा है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर इस टॉपिक के अंदर बेसिकली यही देखना हमको कि यूरोपीय संघ जो है किन किन क्षेत्र के अंदर अपना प्रभाव जो है दिखा रहा है। तो वो 3 क्षेत्र के अंदर दिखा रहा है, आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक प्रभाव में, ठीक है। तो एक एक करके हम बच्चों यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो है आपका वो है आर्थिक प्रभाव। इस प्रभाव के अंदर आपको जो है बेसिकली 3 पॉइंट आप इसमें भी डाल सकते हैं, ये ए करके ये बी हो जाएगा आपका, ठीक है, और ये वाला सी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इसके अंदर हुआ क्या है, सबसे पहला जो आर्थिक प्रभाव आप देखोगे तो एक साझा बाजार हो रखा है। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया कि इस संगठन के अंदर आज के समय पर जो टोटल है वो 27 देश हैं। इन 27 के 27 देशों में मुक्त प्रवाह होना, समझ रहे हो, बिना टैक्स के ट्रेड करना, कितना ज़बरदस्त वो ट्रेड हो रहा है, यहाँ पर व्यापार हो रहा है। इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छी इनकम इनकी जो है जनरेट होती है, ठीक है।
तो अगला जो आपका इसी आर्थिक प्रभाव के अंदर पॉइंट इसमें ये बनता है कि जो सकल घरेलू उत्पादन है यूरोपीय संघ का 2005 के अंदर करीब लगभग जो है 12,000 अरब डॉलर था, जो कि उस समय पर से अमेरिका से कहीं ज़्यादा था। और इस पॉइंट पे आकर के बहुत से विद्वानों ने ये भी कहा था कि अमेरिका को जो है ना आर्थिक स्तर पर यूरोपीय संघ जो है चुनौती दे रहा है इस समय पर, ठीक है, और आज भी देगा ही देगा वो, ठीक है। और आपका जो आर्थिक प्रभाव है इसके अंदर अगला चीज़ ये देखते हैं हम लोग कि यूरोपीय संघ ने जो है एक एकीकृत मुद्रा अपना रखी है। एकीकृत मुद्रा मतलब 27 देशों के लिए एक ही मुद्रा को जो है अपनाने की यहाँ पर बात कही गई है। वो मुद्रा कौन सी है? उस मुद्रा को बोला जाता है यूरो मुद्रा। याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पेपर में यही पूछा जा सकता है कि यूरो मुद्रा जो है यूरोपीय संघ के द्वारा कब अपनाई गई। तो ये अपनाई गई थी 1 जनवरी 2002 को, ठीक है। और उस समय पर टोटल 12 देश ऐसे थे जिन्होंने ये अपनाया था, ठीक है। और 2011 तक अभी तक हमें बस इतनी सूचना मिली है, क्योंकि आपके एनसीईआरटी के अंदर बस इतना ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो 2011 तक जो है अब लगभग जो है 17 देश जो है यूरो मुद्रा को अपना चुके हैं, और बहुत से ऐसे देश हैं जो यूरो मुद्रा को नहीं भी अपना रहे हैं यूरोपीय संघ के अंदर। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपको एग्जाम के अंदर लिखने में बहुत ही फुल मार्क्स दिलाने में आपकी सहायता करते हैं, ठीक है। अगला हम यहाँ पर देखेंगे कि जो यूरोपीय संघ है वो राजनीतिक रूप से किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना प्रभाव डाल रहा है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जो यूरोपीय संघ है 1970 के दशक से ही जो है विश्व राजनीति को प्रभावित करना शुरू कर देता है। यूरोपीय संघ के जो 2 सदस्य हैं ब्रिटेन और फ्रांस, वो जो है ना यूएनओ की जो सुरक्षा परिषद है उसमें जो है स्थायी सदस्य हैं। बहुत ही बड़ी बात होती है कि यूएनओ में जो है सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य का होना। भारत जो है बहुत ही सालों से जो ट्राई कर रहा है सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता लेने में, लेकिन अभी तक हम विफल रहे हैं। और सोच रहे हैं आपकी एक संगठन के 2 सदस्य ऐसे हैं जो कि सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। आपको पता होना चाहिए कि स्थायी सदस्य के अंदर टोटल 5 सदस्य हैं टोटल, ठीक है, और 10 जो है अस्थायी। तो अस्थायी में तो भारत आ जाता है, लेकिन 5 जो स्थायी सदस्य हैं उनमें भारत नहीं आ पा रहा है अभी, ठीक है। तो यहाँ पर गौर करने की बात यह है कि राजनीतिक रूप से ब्रिटेन और फ्रांस जो है ना अपनी आवाज़ उठाने से कभी भी नहीं चूकते हैं, क्योंकि उनके पास क्या है, वीटो पावर। और वीटो पावर के बारे में आपको यदि जानना हो तो आप जो है 6 चैप्टर आप देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में जो यूएनओ को जब हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए तो बस इतना आप समझ लें कि यूएनओ को जो सुरक्षा परिषद है उसके अंदर जो ब्रिटेन और फ्रांस स्थायी सदस्य के रूप में वो अपने आप में जो है एक राजनीतिक प्रभाव के रूप में दर्शा रहे हैं, ठीक है। और अपनी आवाज़ जो है कभी भी उठाने से नहीं चूकते हैं वो लोग, ठीक है। अगला जो आपका इसमें है कि यूरोपीय संघ जो है सैन्य दृष्टिकोण से किस प्रकार से विश्व को प्रभावित कर रहा है, ये भी जरा आप यहाँ पर जरा देख लेते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि विश्व की और दुनिया की जो सबसे बड़ी जो सेना है वो यही है, ठीक है। दुनिया की सबसे बड़ी सेना यूरोपीय संघ की है, ठीक है। और ब्रिटेन और फ्रांस के पास लगभग जो है 550 परमाणु हथियार है। आप लोगों को पता होना चाहिए परमाणु हथियार काफ़ी बोलते हैं, जो बोल सकते हैं काफ़ी जो शक्तिशाली जो राष्ट्र है उनके पास है। तो इनके पास तो लगभग 550 है, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और अंतरिक्ष युद्ध की तकनीक में भी जो है फ्रांस और ब्रिटेन जो है बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं। और आपको पता है ये स्थायी सदस्य भी हैं ये सुरक्षा परिषद के, जो कि इनको अपने आप में जो है एक सैन्य दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण बनाता है। आपको पता है ना वीटो पावर, यदि किसी राष्ट्र के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का प्रस्ताव रखा गया है यूएनओ के अंदर, तो वीटो यदि कोई भी देश कर देता है तो वो प्रस्ताव वहीं के वहीं जो है कैंसिल हो जाता है, यदि एक राष्ट्र भी इन 5 में से कर देता है तो, ठीक है। आप हो सके तो ये वाली बात मेरी भी समझ नहीं पा रहे होंगे। जब आपको 6 चैप्टर कराया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय संगठन तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएगी। आपको डिटेल में कराऊंगा क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए तो फिलहाल इतना ही है, ठीक है। यहाँ पर जो है हमने यहाँ तक देख लिया है कि यूरोपीय संघ कैसे बना, 4 प्रोसेस से बनता है, ठीक है। याद रखिएगा यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 के अंदर हुई है, 1948 मत लिख देना कभी भी। और आपसे एग्जाम के अंदर कभी भी पूछ लेगा कि यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी, या फिर यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। याद कर लीजिएगा प्लीज़, ये सारी चीज़ पूछी जाती हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है इस चैप्टर से वो यही वाला है, ये 2 बनते हैं, ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। तो विश्व राजनीति में जो है यूरोपीय संघ की प्रभावी भूमिका क्या क्या है, 3 स्तर तो हमने उसके देख लिए हैं, ठीक है। और यहाँ पर सॉरी अभी कमियां हमने शायद करी नहीं है। यूरोपीय संघ की कमियां क्या हैं, जैसे कि आप लोगों को पता होगा
जितने भी डेवलप्ड नेशंस हैं उन सभी की अपनी कोई ना कोई कमी जरूर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो है यूरोपीय संघ जो संगठन है उसकी अपने आप में भी कुछ कमियां हैं। वो कमियां क्या है, जैसे कि आप लोगों को बताया था मैंने कि 1 जनवरी 2002 को यूरो मुद्रा को जो है यूरोपीय संघ में अपनाया गया था, ठीक है। तो आपको बताया था जैसे कि 2011 तक जो है ना लगभग 17 देश हैं जो कि अभी तक इसको अपना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर केवल 17 देश ही क्यों हैं, 27 क्यों नहीं है, यहाँ पर क्वेश्चन ये पुटअप करता है। तो यहाँ पर अगर देखें तो बहुत से सदस्यों के बीच में ना यूरो मुद्रा को लेकर के वहाँ की जो साझा नीति है उसको लेकर के असहमति बन रखी है, और स्पेशली जो डेनमार्क और स्वीडन है ये यूरो मुद्रा के लिए तैयार नहीं है। अब यहाँ पर याद रखिएगा 2 देशों के यहाँ पर नाम लिए गए हैं आपके एनसीईआरटी के अंदर, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है कि इन फैक्ट को याद रखें कि यूरो मुद्रा को 2 ऐसे देश है जो कि विद्रोह कर रहे हैं। इसके अलावा और भी होंगे परंतु आपकी एनसीईआरटी में केवल यही 2 नाम दे रखे हैं, तो आपको याद रखना ही होगा, ठीक है। अगला चीज़ क्या है कि फ्रांस जो है ना यूरोपीय संघ का जो साझा संविधान है उसको स्वीकार नहीं करता है, और इसी वजह से जो है साझा संविधान बनाने का जो प्रयास है वो विफल भी हो गया था। तो आप देख सकते हैं आपकी बुक के अंदर मैंने कार्टून के अंदर करा रखा है, वो टाइटैनिक वाला जहाज जो है डूब जाता है, वो यही चीज़ है, वो साझा संविधान उनका विफल हो जाता है। अगर आपने वो कार्टून वाला वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पर आपको सीरीज दे दूंगा, वो देख सकते हैं आप, ठीक है। अगला इसमें क्या है कि यही सारे कुछ रीजंस है जिसकी वजह से यूरोपीय संघ अपनी प्रभावी भूमिका बनाने में सीमित हो जाता है, सीमाएं लग जाती है उसकी भूमिका में, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर बस इतना ही है, ठीक है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।